स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 की शुरुआत की थी और आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं और आज की क्लास में हम कुछ MCQ क्वेश्चंस प्लस मैप भी देखेंगे। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे रिवीजन के साथ। कल मैंने जो पढ़ाया था सबसे पहले मैं उसका रिवीजन करा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल का अध्याय का नाम था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जो कि आज भी है, आज भी इसे ही पढ़ना है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट कवर किए थे। सबसे पहला पॉइंट है नई और पुरानी शब्दावली हिंदुस्तान को लेकर। फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों को हिंदुस्तान कहा था और बाबर ने इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हमने देखा इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार 700 से 1750 ईस्वी का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, जिसमें 700 से 1750 ईस्वी के बीच के काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जो हम आगे आने वाले अध्यायों में भी देखेंगे। सिंचाई में रहट का प्रयोग, कताई में चरखे का प्रयोग, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हम 700 से 1750 ईस्वी के 1000 वर्षों के दौरान जो जो परिवर्तन हुए वो हम आने वाले अध्यायों में भी पढ़ेंगे। तो आज का मुख्य बिंदु है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। तो चोल वंश, तुगलक साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, इसके अंतर्गत कई शासकों ने शासन किया और बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। एक संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1287 था, उनको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, प्रशंसा के लेख। तो यहाँ पर मध्यकाल में हम देखेंगे गयासुद्दीन बलबन नामक एक शासक हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। दिल्ली के सुल्तान हैं गयासुद्दीन बलबन। तो उसमें इनका समयकाल 1266 से 1287 तक का है। इनका साम्राज्य अगर हम दिशाओं में देखें तो पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी का क्षेत्र और दक्षिण में द्रविड़ का क्षेत्र, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था और इनको विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। उसके बाद है मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित। मिस्र के एक लेखक हैं शिहाबुद्दीन उमरी, जिन्होंने एक रचना की थी मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। लंबा नाम है, इसको याद करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी की एक रचना है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। तो इसके अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, एक मोहम्मद तुगलक भी शासक हैं, उनके राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत कई सारे थे, जैसे सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती और कोहराम अन्य। इससे भी आदि जो हैं इसके अंतर्गत मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। उसके बाद सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच इस उपमहाद्वीप में यानी भारतवर्ष में कई राजवंशों जैसे चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल ने अपना विशाल साम्राज्य
खड़ा किया था, जिनके बारे में अभी आपको नहीं इस चैप्टर में बताया गया है, लेकिन आने वाले अध्यायों में काफ़ी सारी बातें इसमें करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें समझनी है। तो ये 4th पॉइंट इतना ही है। हमें 4th पॉइंट में सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। ये एक संस्कृत प्रशस्ति में बताया गया है, और इन्हें विशाल साम्राज्य का शासक भी बताया गया है। उसके बाद मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी ने एक रचना की थी, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। तो इसके अंतर्गत मोहम्मद तुगलक भी एक शासक रहा, जिसमें दिल्ली सल्तनत के आने वाले कई सारे प्रांत, जैसे यहाँ पर सिविस्तान, उच्छ मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम आदि, ये सारी चीज़ें। और हमें ये देखना है कि हम आने वाले अध्यायों में चोल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो 4th पॉइंट इतना ही है। अब है मैप। अब हम मानचित्र देखेंगे। मानचित्र में लेकिन हम क्या देखेंगे? सिहाबुद्दीन उमरी की रचना जो हमने आगे देखी थी, उसके अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों को निम्न मानचित्र पर दर्शाइए। ये एक मानचित्र है, इसमें हमें दर्शाने हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो अब ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें सिविस्तान को यहाँ पर दर्शाना है। सिविस्तान कहाँ पर है? सिविस्तान स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इधर पाकिस्तान के क्षेत्र में सिविस्तान है। यहाँ पर रोमन अंक में बताया गया है। और दूसरा हमें देखना है दूसरा हमें देखना है उच्च कहाँ पर है? उच्च ये राजस्थान के क्षेत्र में हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें देखना है मुल्तान कहाँ पर है? मुल्तान भी पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के क्षेत्र में। चौथा है कलानौर कहाँ पर है? कलानौर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कलानौर, जम्मू कश्मीर की तरफ को। उसके बाद अगर हम 5th पॉइंट देखें लाहौर को, लाहौर कहाँ पर है? लाहौर यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स, पंजाब के क्षेत्र में लाहौर। उसके बाद अगर हम देखें समाना का क्षेत्र कहाँ पर है? समाना का क्षेत्र भी यहाँ पर दिख रहा है, दिल्ली से थोड़ा ऊपर। उसके बाद है सरस्वती कहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स? एक मिनट। सरस्वती भी ये देखिए वी डबल आई को यहाँ पर सरस्वती है। उसके बाद कुहराम हम देखेंगे, कुहराम कहाँ पर है? कुहराम भी सरस्वती के ठीक बगल में ही है। और इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, माबार। तो ये मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। मैंने आपको सिर्फ अभी 8 ही क्षेत्र बताए हैं, क्योंकि इतना याद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक दिल्ली का जो क्षेत्र है इसको भी याद कर सकते हैं, जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में कई सारे क्षेत्र थे। तो स्टूडेंट्स आप अपने मैप को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था स्टूडेंट्स? क्या रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, या फिर सूत की कताई के लिए किया जाता था, या फिर बारूद वाले हथियार बनाने के लिए किया जाता था, या फिर मिट्टी के सामान बनाने के लिए किया जाता था? तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था।
सेकंड पॉइंट है, मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है? मुसलमान किस धर्म ग्रंथ को मानते हैं? क्या वे जैन अवेस्ता है, क्या वह बाइबिल है, क्या वह कुरान शरीफ है, या फिर वह खलीफा है? तो स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कुरान शरीफ, जो कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से यहाँ पे मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ बताया है मैंने, उसी तरीके से हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थर्ड क्वेश्चन है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न में से किन नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए? यह 1000 वर्ष का समय काल ओ यह 1000 वर्ष का समय काल है, और इसके बीच में किन नई प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी के दर्शन हुए? सबसे पहला, सिंचाई में रहट। क्या सिंचाई में रहट नई प्रौद्योगिकी थी? कताई में चरखे का हमें दर्शन हुआ था, या फिर युद्ध में बारूद वाले हथियार मिले थे, या फिर उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हुआ था, तो मतलब इनका दर्शन हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक की होगी। अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा, और जो समझ में नहीं आता है उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी स्टूडेंट्स।